राधिका सोफे पर बैठ गई। भारी गुलाबी लहंगे में उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। श्याम उसे अपलक देखता रहा। मन तो किया कि उसके गुलाबी गालों से आंसू की लकीरें पोंछ दे, पर जानता था कहीं राधिका उस पर चिल्ला ना दे और आवाज़ बाहर गई तो मुसीबत हो जाएगी। राधिका एकदम चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे पा लिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेहद नफरत करती हूँ। श्याम ने उसके पास आकर कहा, तुम मेरी थी, मेरी हो, और यह सच तुम जितनी जल्दी मान लोगी तुम्हारी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर उसके पास आते हुए कहा। श्याम वॉशरूम से बाहर आया और सोचा राधिका को बोल दूं कि कपड़े बदलकर बेड पर जाकर आराम कर ले, पर वह क्या देखता है, राधिका सोफे पर सो चुकी थी। फिर सामने उसे जगाया नहीं। राधिका की तबीयत खराब ना हो जाए, एक चादर उसके ऊपर हल्के से डालकर सामने जाने कब तक बैठा उसे निहारता रहा। देर रात जाकर बेड पर लेटा, ना चाहते हुए भी जाने कब आंख लग गई, लेकिन सुबह होते ही झट से उठ बैठा। सुबह की पहली किरण राधिका के चेहरे पर पड़ रही थी और आंखों में बेसुमार प्यार लिए श्याम राधिका के नज़दीक आया। चेहरे पर फैली बालों की लट को बड़े ही नाजुक से हाथों से दूर करके पीछे किया ही था। तभी राधिका की आंख खुली, जिनमें डर और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। श्याम दूर हट गया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं, तुमने चेंज भी नहीं किया, रात को बहुत जल्दी सो गई। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी थकान तो उतर गई होगी। जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, मैं चाय मंगाता हूँ। उसने मीठी को 2 कप चाय लाने को कहा। वैसे एक बात कहूँ, ऐसी सुबह की चाहत मुझे तब से थी जब से तुम्हें पहली बार देखा था, पर आज यकीन हो गया तुम मेरे पास हो, कहकर जोर से हंसने लगा, जबकि राधिका की आंखों में दर्द भर आया। राधिका कमरे में चारों तरफ देखकर फिर से मायूस हो गई। सोचा इसकी सुबह तो अच्छी हो गई, पर मेरी जिंदगी तबाह हो गई। वह फ्रेश होकर लौटी, तब तक श्याम हाथ में उसके लिए चाय लेकर खड़ा था, लेकिन राधिका उस ओर देखती तक नहीं। श्याम ने फिर कहा, चाय पीकर बाहर जाते हुए बोला, राधिका कुछ भी चाहिए तो बस बेड के पास लगे बटन को दबाकर मंगा लेना, सब यही हाजिर हो जाएगा। और हाँ, अपना ध्यान रखना। उसके जाते ही राधिका ने चैन की सांस लेती है। चाय पीने की बहुत इच्छा थी, पर दिल चाह रहा था जैसे यहाँ से कहीं भाग जाए, लेकिन यह तो नामुमकिन था। फिर बिना मन होते हुए उसने चाय ले ली। श्याम की माँ सावित्री देवी अंदर आई, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली, ये ठाठ देखकर तुम पागल तो नहीं हुई? मैं बस यही देखने आई थी। राधिका खड़ी होकर बोली, तो आपने देख लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पागल मैं नहीं, आपका बेटा हुआ है, जिसके कारण मेरा तमाशा बन गया। बकवास बंद करो लड़की, पता नहीं ऐसा क्या देखा मेरे बच्चे ने तुम में, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, सावित्री देवी बोली। तभी तो वह बस सब लड़कियों को छोड़कर मेरे पीछे आया, राधिका ने हिम्मत करके कहा। अरे उसे बचपन से ही हर चीज़ हासिल करने की आदत है, चाहे जिद ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मन भरते ही वह उसे कूड़े में फेंक भी देता है। लेकिन हर चीज़ कूड़े में फेंकने लायक नहीं होती, आप उसको माँ होकर भी नहीं सिखा पाई। कुछ चीज़ें साधारण होते हुए भी अनमोल होती हैं। राधिका ने जवाब दिया तो सावित्री देवी भड़क उठी। क्या कहा तुमने? औकात में रहकर बात करो लड़की, जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ आंटी, मैं एक बिगड़ैल और जिद्दी बेटे की माँ से बात कर रही हूँ। तभी सावित्री देवी सोच सुनकर बाहर चली गई। देखा तो श्याम को उसके पिता गुस्से से कह रहे थे कि तुम इस लड़की को वापस छोड़कर आओगे या मैं छोड़कर आऊँ।
कभी नहीं पापा, कभी नहीं, मैंने उससे शादी की है। कल शाम बताया तो था, वो मेरी पत्नी है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, श्याम ने जवाब दिया। गुस्से से पागल रविंदर सिंह ने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानता। अच्छा होगा तुम मेरी बात आराम से मान लो, वरना मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझसे उलझोगे तो मुसीबत में फंसोगे। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, आप मेरे पिता हैं और आपकी पावर रुतबा कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिद में मैं फिर भी आपसे आगे हूँ। उसका नमूना आप कल शाम देख ही चुके हैं, जब मैं राधिका को इस खानदान की बहू बनाकर लाया। और एक बात और, अगर राधिका को यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी हुई तो मैं भी सब भूल जाऊंगा। कोई यहाँ मेरा अपना है। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो अपने पापा से, वो भी उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। चलो अब गुस्सा छोड़कर माफ़ी मांगो, सावित्री देवी ने समझाया। कहा कि देखो सब नौकर भी देख रही है, क्या सोचेंगे। मम्मा आप अगर राधिका को जलील करोगे तो समझ लेना मेरे से भी हाथ धो बैठोगे। मैं पहली और आखिरी बार ये कह रहा हूँ। श्याम कहकर पांव पटकता हुआ कमरे में चला गया, जहाँ राधिका को देखते ही सब कुछ भूल गया जो अभी हुआ। फिर एक अलमारी खोलते हुए श्याम ने कहा, इधर आओ राधिका। वह चुपचाप उससे थोड़ा पीछे खड़ी हो गई तो श्याम बोला, थोड़ा आगे आकर देखो ना। राधिका नजरें उठाकर देखती है तो अलमारी कीमती कपड़ों से सजी थी। वह हैरान होकर श्याम की तरफ देखकर चुप हो गई, जिसका मतलब श्याम समझ गया। बोला, यही सोच रही हो ना ये किसके लिए है। अरे बस तुम्हारे लिए है, और किसके लिए। सब तुम्हारे लिए खरीदे हैं, जो तुम चाहो तब पहन सकती हो। और सबसे नीचे ड्रॉर खोल कर धो लो। और ये सबकी मैचिंग सैंडल। उसकी आंखों में झांक कर कहा, अच्छा ये तो बताओ कैसी लगी मेरी पसंद। तुमने अपनी कमाई के पैसे से खरीदा है ये सब। राधिका के पूछते ही श्याम हंसने लगा। कहा कि तुम भी कितनी भोली हो। मैंने सुना था सुंदर लड़कियां समझदार होती है, पर तुम ऐसे सवाल करके क्या जताना चाहती हो। यही कि तुम्हारी इतनी कुछ करने की हैसियत है। राधिका ने बिना डरे कहा। उसके नज़दीक आकर श्याम ने कहा, देखो राधिका, शादी के पहले ही दिन दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हारे साथ हर पल खुश रहना चाहता हूँ और तुम्हें भी खुश रखना चाहता हूँ। क्या सच में तुमने मेरी खुशी के लिए ये सब किया है। राधिका के ऐसा कहते ही श्याम मुंह फेर कर खड़ा हो गया। श्याम को पता था कि उसने राधिका से शादी जबरदस्ती तो की है, बल्कि उसे मजबूर भी किया है, लेकिन उसे इस बात में जरा भी कोई गलती नजर नहीं आती, क्योंकि वह उसे बेहद चाहता है। 4 महीने पहले जब उसने एक दुकानदार से 10 रुपये के लिए बहस करते देखा था, उसके पापा ने उसे बहुत समझाया कि जाने दो, 10 रुपये ही तो है, लेकिन एक न सुनी और आखिर दुकानदार ने हार कर पैसे लौटाए, जो छुट्टा पैसा ना होने का बहाना बना रहा था और बदले में 50 पैसे की टॉफी लेने के लिए बोल रहा था। राधिका इस बात पर अड़ी थी, अगर कभी उनके पास छुट्टे पैसे नहीं होंगे तो क्या वह 2 टॉफी ले लेगा। इस बात के लिए दुकानदार बहस किए जा रहा था। उस दिन के बाद से ही श्याम उसका पीछा करने लगा था। जहाँ जहाँ वह जाती वहीं पहुँच जाता। उसके बाद उसे पाने के लिए उसे बस ये जुनून था, उसे अपने पास रखना है। इसके लिए उसने क्या सही क्या गलत किया, कुछ याद नहीं। उसने पलटकर राधिका को बोला, राधिका, तुमसे मिलने से पहले मैंने किसी से प्यार नहीं किया, बल्कि पता ही नहीं था प्यार क्या होता है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद कुछ और अच्छा नहीं लगा, बस फिर यही जुनून था, तुम्हें पाना है। राधिका खामोश उसके प्यार करने के तरीके को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन समझ नहीं आया। दोपहर का खाना श्याम ने कमरे में मंगा लिया। बेमन से राधिका ने जरा सा खाना खाया, लेकिन आंखों के सामने अपने पिता और भाई की बेचारगी घूम रही थी। कितना बेबस कर दिया था उन्हें श्याम के रोज रोज के तमाशों ने। पड़ोस के लोग मुझे ऐसे घूरने लगे थे जैसे मैंने कोई खून कर दिया हो। क्या सोच रही हो, श्याम के पूछने पर वह चौंकी और उठकर चली गई। श्याम, तुम खाना तो अच्छे से खा लो।
वरना बीमार हो जाओगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और कौन करेगा चिंता, अब तुम बस मेरी ही जिम्मेदारी तो हो। श्याम ने पास आकर बोला, लेकिन राधिका ने उसकी तरफ ना देखकर कमरे में नजर दौड़ाई। वह फोन ढूंढ रही थी। उसका अपने पापा से बात करने का बहुत मन था। क्या ढूंढ रही हो? श्याम ने पूछा। तो बोली नहीं तो मैं फोन क्यों ढूंढने लगी? अच्छा ठीक है, मैंने ऐसा कब कहा? श्याम बोला। चलो बाहर बैठते हैं, मैं तुम्हें घर दिखा दूं, कहकर उसका हाथ पकड़कर बाहर गया, जहां बहुत बड़े से हॉल में बड़े से डाइनिंग टेबल पर केवल सावित्री देवी और रविंदर सिंह खाना खा रहे थे। रविंदर सिंह की नज़र जैसे ही श्याम पर पड़ी, जिसने राधिका का हाथ जबरदस्ती पकड़ा हुआ था, बोले, अच्छा हुआ तुम्हें खुद अकल आ गई जो इसे छोड़ने जा रहे हो। मुझे तो पहले ही पता था मेरे बेटे की पसंद इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती। और राधिका की तरफ गुस्से से देखने लगे। ये कोई तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की है? तुम्हारे लिए मैं एक से एक बढ़कर लड़की देख रहा हूँ। श्याम ये सुनते ही भड़क उठा, कहा, आपको गलतफहमी हुई है पापा, मैं इसे आज तो क्या मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं। मैंने इससे शादी की है, ऐसे ही उठाकर नहीं लाया। मुझे किसी और लड़की को देखना तक नहीं। तो आप आइंदा ऐसी बात ही ना कहे तो अच्छा होगा। यह इस खानदान की बहू है तो इसे वही मान सम्मान मिलना चाहिए जिसकी ये हकदार है। और मम्मा, मैं शादी की पार्टी देना चाहता हूँ ताकि सभी रिश्तेदारों को पता तो चले कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे राधिका जैसी पत्नी मिली। खबरदार, एक शब्द और कहा तो रविंदर सिंह चिल्लाए, दफा हो जाओ मेरे सामने से। और लड़की, तुम जब तक यहाँ हो, जब तक मेरे बेटे का मन नहीं भरता, कमरे से बाहर कदम नहीं रखना। आई समझ, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई और इस लड़के को पार्टी की पड़ी है। राधिका हाथ छुड़ाकर अंदर भाग कर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आपने अच्छा नहीं किया मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करके, लेकिन पार्टी तो होकर रहेगी। श्याम चेतावनी देकर अंदर आया, जहां खामोश बैठी राधिका के पास बैठकर कहा, तुम चिंता ना करो राधिका, मैं सब ठीक कर दूंगा। और कितना ठीक करोगे? जितना अब तक ठीक किया है। सच पूछो तो तुम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वाह, मेरे पापा और भाई को इतना दुख दिया, इतनी जिल्लत सहनी पड़ी मेरे कारण, जब तुम आए दिन मेरे घर के सामने अपने प्यार का तमाशा बनाते थे। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। सब मुझे देखते ही बातें बनाते थे। बताओ क्या ठीक होगा? पर तुम्हें इस सबसे क्या? तुम बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं तुम्हें क्या पहनकर दिखाऊं या ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे दिल को खुशी मिले? मैं कुछ भी कर लूंगी जो तुम चाहोगे, आखिर तुम्हारी कैद में जो हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो यार? मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, बाकी किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया। तुम्हारे पापा और भाई को बस इसीलिए डराया धमकाया ताकि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। श्याम ने कहा, तो हो गई ना शादी, कर लो अपने मन की पूरी। खड़ी होकर अपना दुपट्टा उतारकर गर्दन नीचे करके खड़ी हो गई। क्या तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? मैंने प्यार किया है तुमसे, मानता हूँ, सही गलत सारे तरीके अपनाए, पर मेरे प्यार को गाली मत दो। राधिका को दुपट्टा वापस देते हुए श्याम ने कहा, फिर उसके चेहरे को ऊपर करके कहा, देखो मेरी आंखों में क्या तुम्हें हवस का नामो निशान भी दिखाई देता है? और ये सभी करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। तुम इतना तो अब तक जान ही चुकी हो मेरे बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ, मंदिर में फेरे हुए हैं, आशीर्वाद लिया है तुम्हारे पापा का, कम से कम रस्मों की तो कद्र करो। बंदूक की नोक पर लिया आशीर्वाद बद्दुआ बन जाता है। राधिका ने जलती आंखों से देखा। बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब इस बारे में एक शब्द और नहीं, समझी? जाओ अच्छे से मुंह धोकर तैयार हो जाओ।
सुबह से कमरे में रो रो कर मनोहर फैला रखी है, चिल्लाते हुए श्याम ने कहा तो राधिका समझ गई। अभी कुछ और कहने का फायदा नहीं। वॉशरूम जाकर आई तो देखा श्याम कमरे में नहीं था। उसने सोचा थोड़ा बाहर जाकर देख ले, अगर कहीं फ़ोन मिल जाए तो एक बार पापा से बात कर लूँ। दबे कदमों से वह बाहर गई। चारों तरफ कोई नहीं दिखा तो फ़ोन देखकर नंबर डायल किया ही था, तभी सावित्री देवी आई और बोली, अपने बाप को फ़ोन कर रही हो क्या? उसे बुला रही होगी कि आ जाओ, जितने चाहो आकर पैसे ऐंठ लो, बहुत बड़ी लॉटरी हाथ लग गई है, बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर काम करते हैं, पैसों की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना बटोर लो। फ़ोन वापस रखकर राधिका ने कहा, जी नहीं, मेरे पापा के पास 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत पैसे हैं, सुकून से अपने घर में रहते हैं, किसी से भीख लेने की नौबत नहीं आई उनकी। अच्छा, तभी एक अरबपति उद्योगपति के बेटे के साथ अपनी बेटी विदा कर दी। सोचा बुराई आखिर क्या है, भले ही अपनी जात का नहीं पर पैसे वाला तो है। तुम्हारी सुंदरता का अच्छा फायदा उठाया उन्होंने। असल में तुम जैसे लोगों में इतना दिमाग होता है कि अकेले देश तक संभाल सकते हो। फिर मेरा बेटा तो बहुत ही भावुक है, उसे तो तरस आना ही था। आप शायद भूल गई है जो कल मैंने बताया था, शादी आपके बेटे ने करने के लिए मजबूर किया था, ना कि हमने, और वो भी आए दिन के तमाशों और परेशानियों से बचने के लिए। जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी। जाओ अंदर कमरे में, बाहर दिखाई मत दिया करो वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? सावित्री देवी ने कहा। पापा, आप दीदी को जाकर बता देना कि जीजू के पापा ने यहाँ आकर क्या किया है। निखिल ने अपने दुखी पिता को देखकर बोला, बेटा तुम तो जानते ही हो वो पहले ही दुखी है, उसे ये सब बताकर परेशान क्यों करना, उसकी ज़िंदगी कौन सा आसान चल रही है। जोगिंदर निखिल से कहने लगे। फिर बोले, चलो छोड़ो ये सब, जाकर रसोई में देखो क्या है क्या नहीं, और हो सके तो कुछ खाने का भी इंतजाम करो, बहुत भूख लगी है। हाँ पापा, भूख तो लगी ही है, 9 से ऊपर टाइम हो गया है। दीदी तो 8 बजे ही शोर मचाना शुरू कर देती थी, खाना खा लो खाना खा लो। तब मैं ही खाने से बचता था, सो नखरे करके खाता था, और आज ये हाल है कि सूखी रोटी भी मिल जाए तो अच्छी लगेगी। कहते कहते निखिल का गला भर आया। हाँ बेटा, पर कोई बात नहीं, हम दोनों सीख लेंगे, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची के जीवन की खुशियाँ लौटा दे। निखिल को तो समझाकर टाल दिया जोगिंदर जी ने, पर अंदर से वे बहुत परेशान और हैरान थे जो रविंदर सिंह ने आज घर आकर किया। वे आखिर करना क्या चाहते हैं? मुझे पैसे का लालच देने आए थे या अपने बेटे की गलतियां छुपाने आए थे? उनके बेटे ने पहले ही गली मोहल्ले में निकलना बंद किया हुआ था। एक बार जब गलती से निखिल बाइक पर उसकी गाड़ी के आगे आ गया था तो अपनी गलती मानने की बजाय वह बंदूक तानकर खड़ा हो गया। कितनी मिन्नत की थी निखिल ने कि उसे माफ़ कर दे, पर नहीं माना, उल्टा थाने तक ले गया। जब मैंने पुलिस को कहा कि गलती किशन सिंह की है तो पुलिस ने साथ मिलकर पहले तो हंसने लगा, बोला बूढ़ा जानता नहीं मैं कौन हूँ। इस शहर की तो क्या, पूरे जिले की पुलिस मेरी मुट्ठी में है, समझा? इस बंदर की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने आने की? फिर अचानक मेरे चेहरे को बार बार ऐसे देखने लगा जैसे किसी भूले भटके को पहचान रहा हो। अचानक बोला, इंस्पेक्टर छोड़ दो लड़के को। इंस्पेक्टर हैरानी से बोला, अरे क्यों भाई, अब क्या हुआ? आप चिंता ना करें, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये बाइक पर तो क्या पैदल चलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं गिड़गिड़ाने लगा कि सर ऐसा ना करे, बच्चा समझकर माफ़ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्यों निखिल, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और निखिल भी डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। तभी श्याम हाथ जोड़कर बोला, अरे अंकल जी आप चिंता ना करें और निखिल भाई को लेकर घर जाए, आराम से रहे। अचानक उसके दिमाग में क्या चला मैं समझ नहीं पाया। कितना हैरत में डालने वाली बात थी कि ना तो पुलिस ने हमारी सुनी बल्कि हमारी तरफ देखा तक नहीं। समझ तो उसी दिन गया था कि जरूर किसी बड़े घर का बिगड़ेल और बदतमीज लड़का है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि उसका बाप इतना गिरा हुआ होगा जो आज वह मेरी बच्ची का दाम लगाने आया।
असल में जैसी परवरिश बेटे की है उससे ये तो पता चल ही गया था बाप कैसा होगा। बेड पर करवटें बदलते बदलते श्याम थक गया था। फिर अचानक उठ बैठा, देखा तो राधिका खिड़की के पास खामोश खड़ी है। रात की चांदनी रोशनी में सफ़ेद पर्दे के पास जैसे कोई सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति हो। काले घने बाल ऐसे नीले आसमान में घुमड़ रहे हो। बड़ी बड़ी आंखें अपलक किसी एक ही दिशा में ठहरी थी। राधिका, आओ सो जाओ, ऐसे कब तक खड़ी रहोगी, बहुत रात हो चुकी है। शाम की आवाज़ कानों में पड़ी जरूर, पर वह जड़ सी वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद अपने कंधे पर हाथ की छुअन से पलटी तो चेहरे के भाव अचानक बदले। सौम्य सा चेहरा जैसे गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन श्याम की तरफ देखे बिना तेज कदमों से सोफे पर लेटकर छत की तरफ टकटकी लगा दी। उसके नज़दीक आकर श्याम ने कहा, राधिका चलो प्लीज़ बेड पर लेट जाओ, यहाँ ठीक से नींद नहीं आएगी। ये उम्मीद तुम कभी ही ना करो तो अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो ठीक है, मैं चुप रहूँगी। राधिका ने कहकर आंखें बंद कर ली। श्याम कहना चाहता था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस उसके आराम के लिए ऐसा बोला। लेकिन वह जानता था अभी राधिका ये बात नहीं समझ पाएगी और चुपचाप अपने बिस्तर पर सोने की बेकार कोशिश करने लगा। लेकिन आँख थोड़ी थोड़ी देर में खुल जाती, नजरें बस राधिका पर जाकर थम जाती। देखा कि वह ठंड के कारण दोनों घुटनों को समेटकर हाथों से पेट को छुपाए गोलमोल हुई पड़ी है। लगता है गुस्से में कंबल तक नहीं लिया। श्याम मन ही मन बुदबुदाया और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर कुछ पल निहारता रहा। फिर एसी को कम कर दिया। शायद एसी की वजह से राधिका को ठंड लग रही थी। राधिका को एसी की आदत नहीं थी। सुबह आँख खुली तो सोफे पर राधिका को ना देखकर घबराहट में बेड से एकदम से उतरा, पर पाँव फिसलने के कारण गिरने ही वाला था। तभी राधिका ने हाथ का सहारा देकर बचा लिया। थैंक्स, तुमने बचा लिया, श्याम ने कहा तो राधिका ने फिर व्यंग्य किया, हाँ बस इसीलिए कि और कितना गिरोगे। श्याम गुस्से से बोला, राधिका बस करो, ये सुनाने से अच्छा था कि मुझे गिरने ही देती। मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ मैंने तुम्हें प्यार किया है। बस जिस दिन तुम यह समझ जाओगी उस दिन तुम्हारा रवैया जरूर बदलेगा। राधिका कोई जवाब नहीं देती। श्याम चाय मंगाकर रख देता है, उसके साथ थोड़ा नाश्ता भी मंगा लेता है। उसने राधिका से कहा कि मन हो तो पी लेना, और हाँ एक बात और, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी ऐसी बकवास से मैं तंग होकर तुम्हें छोड़ दूंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वह उसे अनसुना करके पहले नहाने गई और फिर चुपचाप चाय उठाकर पीने लगी। शाम जल्दी ही कमरे से चला गया। कुछ देर बाद सावित्री देवी अंदर आई और बदले अंदाज में बात करने लगी। आज आप इतना प्यार किस लिए लुटा रही है? राधिका ने पूछा तो सावित्री देवी ने कहा कि सच बताऊं तो बेटा, मुझे मेरे बेटे की पसंद से कोई समस्या नहीं है। मैं खुश हूं अगर वो खुश है, लेकिन मैं इन्हें इस बात के लिए कभी नहीं मना सकती। उनके कहने पर ही तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बेटा जिद्दी है, नहीं मानेगा। बेटा, हो सके तो तुम ही पार्टी के लिए शाम को मना कर दो, तुम्हारी बात वह नहीं टालेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरी बात मानेगा? मैंने तो उसे इस शादी के लिए भी मना ही किया था। क्या उसने माना? राधिका आराम से बोली, हाँ हो सकता है, पर कोशिश करने में हर्ज क्या है, क्योंकि पार्टी तो शाम के पापा कभी होने नहीं देंगे। वह शाम से भी ज़्यादा जिद्दी है, सावित्री देवी ने मायूस होकर बताया। कुछ देर बाद बाहर शोर सुनाई दिया तो राधिका दरवाजे के पीछे से सुनने की कोशिश करने लगी। रविंद्र सिंह, तो देख लिया तुमने अपने ससुराल की हालत। 2 दिन बाद ही कीमत लेने भेज दिया उस लड़की का बाप ने अपने बेटे को। मैंने भी अच्छा सबक सिखाया, आइंदा इस चौखट पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या राधिका का भाई आया था, वो भी पैसे मांगने? ये सच नहीं हो सकता, श्याम ने कहा। अरे यही सच है, ऐसे लोग जितने भोले दिखते हैं बड़े उसूलों वाले बनते हैं।
यही तो उनका तरीका होता है बड़े लोगों को फंसाने का। इसीलिए तो खुद ना आकर बेटे को भेज दिया ताकि उनकी नाक भी रह जाए और जेब भी गर्म हो जाए। पर अभी तुम नहीं समझोगे। मैंने ये नाम, पैसा, शोहरत क्या ऐसे भिखमंगों को दान देने के लिए कमाई है? रविंदर सिंह अपनी मूंछों पर बल देते हुए बोले। श्याम अंदर आया, कहा कि यार तुम मुझे बता देती, तुम्हारे घर वालों को पैसे चाहिए, मैं भिजवा देता। मैं तो बल्कि ये काम करने की सोच ही रहा था। श्याम ने जैसे ही बात कही राधिका चिल्लाकर बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाई यहाँ मुझसे मिलने आया होगा, वो भला पैसे क्यों लेंगे, और वो भी तुम जैसे लोगों से। श्याम भड़क उठा और कहा कि अच्छा फिर क्यों आए थे? अगर मिलने आए थे तो क्या मिले तुमसे? नहीं ना। यह बात पूरी भी नहीं हुई थी तभी श्याम के फ़ोन पर निखिल का फ़ोन आया। कहा कि प्लीज़ दीदी से बात करवा दो। श्याम फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है। कहा लो कर लो अपने भाई से बात। राधिका एकदम से बोली, निखिल पापा कैसे हैं, तुम कैसे हो? तभी निखिल ने कहा, दीदी वो सब छोड़ो, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि पापा को अटैक आया था और अंकल अस्पताल लेकर गए हैं। राधिका सुनते ही चक्कर खा गई तो शाम फ़ोन काट देता है। बोला ये बस तुम्हें बुलाने के बहाने है और कुछ नहीं। राधिका जमीन पर ही रोते रोते बैठ गई। राधिका ने कहा, मुझे मिलना है अपने पापा से। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे घर वालों के झूठ में शामिल हो जाऊंगा? हरगिज नहीं, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह कहकर श्याम पीट करके लेट गया। राधिका अपने पापा की चिंता में सारी रात सो नहीं पाई। आधी रात तक कमरे में घूमती रही। फिर श्याम के पास पड़े फ़ोन पर नज़र पड़ी तो अपने आप को रोक ना पाई और झट से फ़ोन उठा लिया। ये भगवान का शुक्र था कि फ़ोन में पासवर्ड नहीं लगा था। वह तुरंत एक कोने में जाकर निखिल को फ़ोन मिलाती है। उस वक्त निखिल की आंख लगी थी, फ़ोन उठा नहीं पाया। सुबह उठते ही श्याम ने सोफे पर नज़र डाली तो राधिका सोफे के कोने में दुबकी पड़ी थी। वह उठकर उसके करीब बैठा, माथे पर पड़ी लटों को पीछे करने ही वाला था तो खटखटाहट से दरवाज़ा खुला। सामने मीठी चाय लिए खड़ी थी। तुम्हें किसने बुलाया? मैंने कितनी बार बोला है, जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, श्याम ने गुड़क कर कहा और ट्रे उसके हाथ से पकड़कर फौरन वहाँ से जाने के लिए बोला। मीठी कांपते हाथों से ट्रे पकड़ाकर वहाँ से ऐसे भागी जैसे कभी आई ही नहीं। श्याम वॉशरूम से लौटकर राधिका के पास ही बैठकर पीने लगा चाय। सोचा आज राधिका अभी तक उठी क्यों नहीं, वो भी तब जब मैं उसके इतने नज़दीक बैठा हूँ। फिर सोचा रात देर से सोई होगी। थोड़ी देर बाद वह नहा कर आया, तब भी राधिका की आंख नहीं खुली। उसने नाश्ते के लिए मीठी को बोला और राधिका को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने पर भी नहीं उठी तो कंधे को हिलाकर कहा, राधिका क्या तुम ठीक हो? उठ जाओ। इतने पर भी उसकी तरफ कोई हलचल न होने पर माथे और चेहरे को छुआ तो देखा वह बुखार से तप रही थी। चेहरा लाल हो चुका था और झकझोरने पर भी कोई हलचल नहीं हुई। एकदम से गोद में उठाकर गाड़ी में अपनी गोद में लिटाया और ड्राइवर को तुरंत अस्पताल चलने को बोला। पीछे से सावित्री देवी आवाज़ देती रही कि क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? पर श्याम को जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अंदर घुसते ही रिसेप्शन पर बोला, तुरंत एडमिट करो। वहाँ मौजूद लड़के ने कहा, सर पहले आप ये फॉर्म भरिए। उसकी यह बात पूरी भी नहीं हुई थी। श्याम उसे कॉलर से खींचकर उसका सिर काउंटर पर पटक कर बोला, अगर एक पल भी देरी की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारा स्टाफ डरकर तुरंत डॉक्टर को बुलाकर कमरे में ले गया। सबके डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। जब स्टाफ में से किसी ने बताया कि वह रविंदर सिंह का बेटा है, बस फिर तो एक नहीं 4 डॉक्टर राधिका के चेकअप में लग गए। किसी ने श्याम को डर के मारे कमरे से बाहर तक जाने के लिए नहीं कहा। 5 मिनट में ही डॉक्टर ने बताया कि सिंह साहब बीपी बहुत कम होने के कारण बेहोश हो गई है, साथ ही तेज बुखार है। इंजेक्शन दे दिया है, आप जाकर दवाई ले आइए। श्याम तुरंत दवाई लेने गया तो देखा
निखिल और उसके अंकल दवा लेने के लिए बोल रहे हैं, पर केमिस्ट दवा नहीं दे रहा है, बल्कि बदतमीजी से बोला, पहले कल की दवाइयों के पैसे जमा करे, फिर आगे की दवाई ले ले। निखिल आंखों में पानी भरकर कहने लगा, अंकल प्लीज़ दवा दे दो, आपके पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे। उसके मामा भी हाथ जोड़कर बेबस खड़े थे। बोले, अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है, जैसे ही थोड़ा ठीक होते हैं तो मैं यहाँ से जाकर पैसे का इंतजाम कर दूंगा, अभी के लिए दवाई दे दो, शाम तक रुक जाओ, सारे पैसे जमा हो जाएंगे। ये सुनकर लड़का दवा दे देता है। निखिल के मामा अजय जी और निखिल ने उसे धन्यवाद दिया। फिर थोड़ी दूर जाकर आपस में बात करने लगे। कह तो दिया कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कैसे, अभी तो सर्जरी के लिए भी पैसों का इंतजाम करना है, सब कैसे होगा। निखिल लगातार आंसू बहाने लगा था। दूर खड़ा श्याम अचरज में था। इसका मतलब सच में राधिका के पापा को अटैक आया था और निखिल घर पर शायद यही बताने आया था। पहले वह राधिका के लिए दवाई लेकर कमरे में गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। श्याम ने पूछा, कैसी हो अब? मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी, मर जाने देते। राधिका ने मुंह फेर कर कहा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ? तुम कैसे सोच सकती हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो, ये तुम अच्छे से जानती हो। तो तुम्हें तो ठीक रहना ही है ना। जबकि राधिका अपनी किस्मत को कोसती रही। शाम तक उसकी सेवा में लगा रहा, खुद भी कुछ खाया पिया नहीं। बीच में जब राधिका की आंख लगी तो वह ढूंढता हुआ राधिका के पापा के कमरे तक पहुंचा, तो देखा वहाँ निखिल के साथ प्रशांत बैठा है, जिसे देखते ही उसका खून खोल उठा। वह यह मन बना कर आया था कि निखिल से बात करेगा, हाल चाल लेगा और मदद भी करेगा, लेकिन प्रशांत को देखते ही वह सब भूल गया। फिर उसके कानों में जो बात पड़ी वह सुनने के लिए वही ओट में खड़ा हो गया। उनकी बातों से पता चला इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए और मामा ने पूरा जोर लगाकर 1 लाख इकट्ठे किए हैं, लेकिन डॉक्टर तब तक इलाज शुरू नहीं करेंगे जब तक सारे पैसे जमा नहीं हो जाएंगे। प्रशांत भी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्याम ने तुरंत काउंटर पर जाकर 5 लाख रुपए जमा करवाए और डॉक्टर से खुद मिलकर उनका इलाज करने को कहा। श्याम कमरे में गया तो राधिका ने कहा, आप मुझसे प्यार करते हो ना? इसका जवाब तुम्हारे पास ही है। श्याम ने हाथ पकड़कर कहना चाहा तो हाथ छुड़ाकर राधिका ने बोला, तो आप मुझे पापा से मिला लाए। मेरा दिल कहता है वो जरूर किसी मुसीबत में है। उसके बाद कभी भी घर जाने के लिए नहीं बोलूँगी। राधिका की नम आंखें देख श्याम ने कहा, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मिला दूंगा। खुशी से राधिका का चेहरा खिल उठा। तबीयत भी ठीक लगने लगी। डॉक्टर ने सही समय पर दवा लेने का कहकर घर जाने दिया। रास्ते में श्याम उसके चेहरे पर आई थोड़ी सी खुशी देखकर ही बहुत खुश था। सोचा मैं आज भी मिला सकता था, लेकिन उस प्रशांत के होते हुए बिल्कुल नहीं। दूसरा, कल सुबह उनकी सर्जरी हो जाएगी, दोपहर तक राधिका को ले आऊँगा। घर पहुँचते ही गुस्से से रविंदर सिंह भड़क उठे कि तुम इस लड़की के लिए आज सुबह से कहाँ धक्के खा रही हो? मैं इस लड़की के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की तबीयत बिगड़ने से उसे अस्पताल लेकर गया था, ये मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर वह राधिका को कमरे में जाने के लिए बोलता है। राधिका के जाते ही श्याम ने गुस्से से पूछा, पापा आपने कल झूठ बोला था कि इसका भाई पैसे लेने आया था, जबकि वह कुछ बताने आया था। हाँ तो बोला था, इस 2 टके की लड़की को इस घर से निकालने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। रविंदर सिंह ने बेपरवाही से कहा, पर क्यों पापा, ऐसी कौन सी कमी है राधिका में? और आपका क्या बिगाड़ा है उसने? मेरी इज्जत को उछाला है, ये क्या कम है? तो अच्छा होगा तुम ही इसे घर से बाहर करो, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैं अपने नाम को खराब नहीं होने दे सकता, समझे? रविंदर सिंह गुर्राए। ऐसा हरगिज नहीं होगा पापा। पापा ना आज ना ही फिर कभी। अच्छा होगा ये गलतफहमी आप ही ना पाले। दांत भींचकर श्याम ने बोला और अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। श्याम कमरे में आते ही आंखें बंद करके कुछ देर बैठा रहा। राधिका की नज़र उस पर पड़ी तो सोचने लगी
कि अगर श्याम अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे तो एक अच्छा इंसान बन सकता है, पर इसका घमंड और पैसे की ताकत इसे शायद कभी सुधरने नहीं देगा। वहाँ पता नहीं पापा और निखिल कैसे होंगे। हो सकता है सब कुछ ठीक हो, ये मेरा वहम ही हो, पर दिल को यकीन तो तभी आएगा जब मैं उन्हें अपनी आंखों से देख लूंगी। थोड़ी देर बाद श्याम आंखें खोलता है तो राधिका खिड़की के पास खड़ी जाने की सोच में खोई हुई थी। श्याम तुरंत पहले दोनों के लिए खाना मंगाता है। राधिका को बोला, आओ जल्दी से खाना खा लो, फिर दवा भी लेनी है, मुझे भूख नहीं है। राधिका ने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, मैंने तुमसे पूछा नहीं, कहा है जल्दी आकर खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। राधिका थके से कदमों से उसके सामने आकर बैठी। देखा खाने में बस खिचड़ी, दही और सलाद है, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए श्याम ने कहा, मुझे पता है तुम्हें खाना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आज तुम्हें यही खाना पड़ेगा। और हाँ, माफ़ करना, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, वरना तुम्हारा साथ जरूर देता। तो मैं ये चाइनीज नूडल्स खा रहा हूँ, कहकर चम्मच प्लेट में गोल गोल घुमाई और फिर मुंह भरकर राधिका की तरफ देखने लगा, जो बस प्लेट को ताज्जुब से देख रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के जाने के बाद कभी खिचड़ी नहीं खाई थी। ऐसा नहीं था कि उसे बनानी नहीं आती थी, लेकिन माँ के जैसी नहीं बना सकती थी। वो ढीली बनी खिचड़ी में खूब सारा देसी घी डाल कर देती तो राधिका को खुद पता ही नहीं चलता कि कब प्लेट से ख़त्म हो जाती। पेट भर जाता, पर नियत नहीं। उल्टा अपनी माँ को कहती, माँ आप मत बनाया करो, इसे कितना भी खाओ, 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, तो फ़ायदा क्या है। माँ हंसते हुए कहती, तो इसीलिए तो ज़्यादा बनाती हूँ बेटा, तुम भूख लगते ही फिर खा लिया करो, इससे कौन सा वजन बढ़ता है। काश माँ इतनी जल्दी ना जाती। निखिल कितना छोटा था तब, मैं ही जानती हूँ उसे कैसे संभाला है। ये क्या सोच रही हो, तुम्हें क्या बिल्कुल पसंद नहीं है ये? कम से कम आज तो खा लो। श्याम ने अपना खाना पूरा करके कहा तो राधिका एकदम से होश में आई और फटाफट खाने लगी। जल्दी में खाने से उसे खांसी हुई तो श्याम परेशान होकर खड़ा हुआ और कमर पर हाथ फेरने लगा। तो राधिका ने गुस्से से कहा, मैं ठीक हूँ, जाइए यहाँ से। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। देखा कि वह नम आंखों से गर्दन झुकाए चुपचाप खाने लगी। जैसे ही खाकर हटी तो श्याम उसके हाथ पर बिना बोले सारी दवाई रखकर बाहर चला गया, जहाँ सुमित्रा देवी को रविंदर सिंह कह रहे थे कि तुम अपने तरीके से समझा दोगी या मैं ही कुछ करूं कि तुम्हारा सिर चढ़ा बेटा, पार्टी करने की जिद छोड़ दे और उस भिखारिन को बाहर फेंके। सुमित्रा देवी कुछ कहती इससे पहले श्याम बीच में जाकर बोला, पापा पार्टी तो होकर रहेगी, वह भी कल शाम को। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड और बाकी सुविधाएं वापस ले लूँ तो क्या करोगे? वह समझाने के अंदाज में धमकी देते हुए बोले, तो भी मैं करूँगा। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स शामिल हो गया है जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तो मैं भी देखता हूँ कैसे करते हो। रविंदर सिंह ने कहा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप चाहो तो आकर आशीर्वाद दे देना, वरना जैसे शादी आपके बिना की है ये भी हो जाएगा। श्याम बोलकर मस्ती के अंदाज में सामने से पैग उठाकर अंदर ले गया। देखा कि राधिका सोफे पर लेट चुकी है। वह झट से उसकी बाजू पकड़कर खींचते हुए बेड पर ले गया। जबरदस्ती लिटाकर बोला, खबरदार अगर यहाँ से हिली भी, चुपचाप सो जाओ, सोफे पर आराम नहीं मिलेगा, समझी। ये सब उसने इतनी जल्दी में किया कि वह कुछ ना बोल पाई, बस आंखें फाड़े देखती रही। वह जरा सा सिर उठाई ही थी कि श्याम आंखें दिखाकर बस एक उंगली से वहीं लेटे रहने का इशारा करता है। फिर पलटकर बोला, और हाँ, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है कि मैं भी यहीं सोऊंगा या तुम्हारा कोई फ़ायदा उठाऊंगा तो दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल देना, कहकर सोफे पर धम से बैठा और हाथ में पैर थाम कर चुस्की लेने लगा। राधिका नफरत से उसकी ओर पीठ कर लेती है। श्याम जाने कब तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर सोचा,
जाने कब राधिका उसे समझेगी। भले ही उसने बहुत गलतियां की हो, पर उसे पाने के लिए ही तो की है। उसे सही गलत का एहसास पता नहीं था। बचपन से ही जो चाहा मिल गया, और पूरा यकीन है राधिका भी जरूर उसे अपना लेगी। मेरी जिंदगी में ये सब होगा ये कभी नहीं सोचा था। इज्जत से अच्छे भले अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। 5-6 साल पापा का ध्यान रखते हुए कब बीत गए पता ही ना चला। बुआ महीने में 2 महीने में आकर हाल चाल ले जाती थी, साथ ही घर को ढंग से चलाने के हुनर भी सिखा जाती। और निखिल को छोटा भाई होने के सारे फर्ज आखिर उन्होंने ही तो सिखाए थे। मैंने तो कितना उनसे कहा था आकर हमारे साथ ही रह ले, आखिर अपने घर में भी तो वो अकेली ही थी। बच्चे उनके हुए ही नहीं थे और फूफा जी भी 2 साल पहले उन्हें अकेला छोड़ गए। लेकिन मैं यही कहती, नहीं बेटा, उस घर के हर कोने में उन्हें फूफा जी का एहसास होता है। माँ जब तक थी हमेशा उनसे शिकायत रहती थी, ये नहीं आता वो नहीं आता, बच्चे ढंग से नहीं रखती। लेकिन माँ पूरा ना मानती, बल्कि आगे से हंस देती, कहती जीजी आप तो आकर डांट फटकार लगा दिया करो। बुआ फिर कहती, अच्छा मुझे क्या बस यही काम है, बच्चे नहीं है तो क्या यहीं पसर जाऊं, बाकी काम तो है ही। फिर खुद ही कहकर खुद ही रोने लगती। थोड़ी देर तक यह समझ नहीं आता था कि उनसे बात शुरू कैसे की जाए। 1 घंटे बाद वह रसोई में जाकर जब चाय चढ़ाती तो माँ कहती, लाओ जीजी मैं बना देती हूँ। वह एकदम से रसोई से बाहर आ जाती और सब भूलकर चाय का मजा लेती हुई कोई कहानी सुनाने लगती। लेकिन जब श्याम हमारी जिंदगी में ग्रहण बनकर आया तो बुआ के साथ बाकी रिश्ते और सभी पड़ोसी भी मुझे ऐसी निगाहों से देखने लगे थे जैसे मैं कोई बदचलन हूँ। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज श्याम ने जाने कितनी पी ली थी और वही सोफे पर धुत होकर नींद की आगोश में चला गया। सुमित्रा देवी ने लाख कोशिश की रविंद्र सिंह को समझाने की कि श्याम की खुशी के लिए उसकी बात मान जाए, तो गुस्से से पास में पड़ा फूलदान दीवार पर मारा। कहा कि मानता हूँ वह तो बच्चा है, ना समझ है, पर तुम ऐसी बात करोगी मुझे समझ नहीं आता। आइंदा उसकी पैरवी की तो अच्छा नहीं होगा। सावित्री देवी डर से फिर कुछ ना बोली। सोचने लगी काश श्याम ही समझ जाए, जबकि उसे अच्छे से पता था श्याम किसी कीमत पर मानने वाला नहीं है। आखिर बेटा भी तो किसका है। भगवान करे वह लड़की ही उसे मनाने में कामयाब हो जाए, वरना घर में जंग छिड़ जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा मेरी सामत आएगी।